गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, आपका धातु अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल देख रहे हैं। और ये आपके साथ साथ किस में भी आना है, ये जो आपका सिलेबस है, ये क्लास 10th का सिलेबस, ये आपका वन दरोगा के अभी सिलेबस है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे थे, आपका जो हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल और नॉन मेटल, इसमें हम क्या देख चुके, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण धर्म देख चुके थे। क्या देख चुके थे हम, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे जो मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं उनकी क्या कौन सी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम आज आप उनकी। ठीक है, जो क्या होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी जो उनके क्या होते हैं रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उन रासायनिक गुणधर्मों का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज कर देखते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज एक या दो गुण देख लेंगे हम, ठीक है, और उनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज आपका पहला है धातु और अधातु के गुणधर्म, तो पहले देखते हैं इनके आयनों की प्रकृति। ठीक है, तो जो इनका पहला गुणधर्म है वो क्या है, इनके आयनों की प्रकृति। आयनों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ आयनों की प्रकृति। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम आज, इनके आयनों की प्रकृति यानी नेचर्स ऑफ आयन। इनके जो आयन बनाते हैं, इनकी आयनों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, उनका आज हम अध्ययन करेंगे पहली चीज। ठीक है, तो देखिए अब मैं लिख रहा हूं आपका, ये एक तरफ लिख रहा हूं मैं आपकी धातु, दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं आपकी अधातु। तो अब आप बताइए क्या होगा। ठीक है, जो धातुएं होती है हमारी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हमने लास्ट टाइम किया था, तो जो धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति कैसे होती है हमारी, वैद्युत धनात्मक होती है ना। धातुओं की प्रकृति कैसे होती है, धातुएं कैसे होती है हमारे पास, वैद्युत धनात्मक होती है। आप समझिए इन पॉइंट को, एक एक करके धीरे धीरे समझिए, फिर इनके आयंस देखते हैं। ठीक है, जो धातुएं होती है, धातुएं कैसी होती है हमारे पास, वैद्युत धनात्मक होती है। धातुएं कैसी होती है हमारे पास, वैद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति होती है आपकी वैद्युत धनात्मक। और जो अधातुएं होती हैं हमारी, अधातुएं होती हैं हमारी वैद्युत ऋणात्मक। ठीक है, जो अधातुओं की प्रकृति होती है वो कैसे होती है आपकी, वैद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई वैद्युत धनात्मक और वैद्युत ऋणात्मक। ठीक है, तो ये क्या कहा हमने, इनकी प्रकृति कैसी होती है आपकी, वैद्युत ऋणात्मक होती है। किसकी प्रकृति, अधातुओं की प्रकृति। अब समझते हैं कि ये वैद्युत धनात्मक और वैद्युत ऋणात्मक चीज होती क्या है। तो देखिए वैद्युत धनात्मक वह चीजें कहलाती हैं जो क्या होते हैं, जो अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है। जो क्या करती है आपकी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। अब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगी, जब क्या होगा, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, यानी उसे अपना अष्टक पूरा करना होगा, और उसकी जो बाह्यतम कोश होंगे उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जब भी किसी के धातु के बाह्यतम कोश में या किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो धातु या वो तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉनों को, जो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, यानी दूसरे को दे देता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। ठीक है, क्या आपकी सोडियम एक धातु है, सोडियम क्या है हमारी एक धातु है। ठीक है, जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, यानी जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है हमारे पास, 11 होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 11 होता है। अब जब हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आपको, अगर आपको 10th में देखेंगे तो किस प्रकार से होता है आपका, पहले में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर कितना आता है आपका 36। इस प्रकार से आपका क्या होता है, भरे जाते हैं। ठीक है, तब तो इस 2 8 18 32, लास्ट में 32 आता है। ठीक है, 2 8 18 32 करके भरे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना आपका 11 है। तो यानी कितने भरे जाएंगे, पहले उपकोष में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे आपके 8 आएंगे, 8 और 2 10 हो गया। अब कितना बचा आपका, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन बचे। ये कहां जाएगा आपका, अगले उपकोष में जाएगा। ठीक है, तो कहां चला गया आपका, KLM उपकोष में चला गया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा या मैंने आपको कई बार बताया है कि क्या होता है, कोई भी तत्व हो, ठीक है, कोई भी तत्व हो, वो क्या है, अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। और स्थायित्व प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके अंतिम कोश में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए उसके अंतिम कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देखिए जो यहाँ पे आपका सोडियम है, तो सोडियम क्या कर सकता है आपका, 2 तरीके का कर सकता है। या तो ये क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले, बाहर से ले ले, है ना, 7 इलेक्ट्रॉनों की ये क्या कर ले, बाहर से ले ले, तो ये इसके अंतिम कोश में कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, या तो दूसरी चीज क्या कर सकता है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो अंतिम उपकोष में कितने हो जाएंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया आपका, डोनेट कर दिया। तो कितने बचे आपके, 2 और 8 हो गए।
तो देखिए अब इसके लिए ज्यादा आसान क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान होगी या 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ज्यादा आसान होगा? इसके लिए सबसे आसान क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ठीक है, क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि जो इसके अंतिम कोष में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे आपका, डोनेट कर दे। ठीक है, यानी किसी को दे दे। तो अब देखिए कितना हो गया इसका, 2 8 है ना, कितना हो गया इसमें, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसका अंतिम कोष क्या होगा आपका, पूर्ण मतलब क्या होगा, वो कर लिया इसने, क्या कर लिया, स्थायित्व प्राप्त कर लिया। स्थायित्व प्राप्त करने का इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि हो गया इसके अंतिम कोष। अब यही बचा क्योंकि ये तो खत्म हो गया, तो कितना हो गया आपके 8, यानी ये क्या हो गया आपका स्थायी होगा। तो जो आपको ये चीज पता होगा कि जो तत्व आपका इलेक्ट्रॉन देता है, जो भी चीज आपका इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आता है आपका, धनावेश आता है। तो अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका, सोडियम प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा ये आपका, सोडियम प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा आपको कि ठीक है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, वैद्युत धनात्मक। और वैद्युत धनात्मक अर्थ होने का क्या होता है, इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है, इसका अर्थ क्या निकला आपका, वैद्युत धनात्मक अर्थ, अर्थात इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होते हैं इनके पास, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है आपका, धनावेश आता है। ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी कोई चीज क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, 1 धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 देता तो 2 धनावेश आ जाता है। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि जो धातुएं होती हैं, तो धातुओं के आयन किस प्रकार के होंगे आपके, धातुएं किस प्रकार के आयन बनाएंगे, आपकी धनात्मक आयन बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं आपकी, धातुएं कैसा आयन बनाती हैं, धातुएं धनात्मक आयनों का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या कहा हमने, धातुएं धनात्मक आयनों का निर्माण करती हैं, धनात्मक आयन का निर्माण करती हैं, आयन का निर्माण करती हैं। अब देखिए जो धनात्मक आयन होता है, इस धनात्मक आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कैटायन बोलते हैं। अर्थात अगर हम कहें अगली भाषा में, जो धातुएं होती है, धातुएं क्या करती हैं आपके, कैटायंस का निर्माण करती हैं। जो अगला पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं किस चीज का निर्माण करती है आपकी, कैटायन का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है आपकी, धातुएं, धातुएं कैटायन का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये क्या आपका, धातुएं कैटायन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो धातुओं के आयन की प्रकृति होती है वो कैसे होती है आपकी, धनात्मक होती है, धनात्मक अर्थात कैटायन का निर्माण करती है। अब इसी तरीके से हम एक और देख लेते हैं आपका उदाहरण के तौर पर, सोडियम लिया था हमने, अगला उदाहरण लेते हैं हम आपका मैग्नीशियम का। ठीक है, अगला उदाहरण क्या हमारे पास, मैग्नीशियम। तो देखिए जो आपका मैग्नीशियम का क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो परमाणु क्रमांक होता है इसका कितना होता है आपका, NaMg है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, NaMg है ना। तो Na यानी 11 और Mg यानी 12, तो इसका कितना होता है आपका, 12 होता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 8 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 और 2 हो जाएगा। तो अब इसके लिए याद, ठीक है, इसको क्या करना है अपने अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन करने, 8 इलेक्ट्रॉन करने, या तो ये 6 ले ले, 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले, बाहर से ग्रहण कर ले, या इन 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर दे। तो इसके लिए ज्यादा आसान क्या होगा कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर दे। ठीक है, ये क्या कर देगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा आपका, मुक्त कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देगा। तो इस प्रकार से ये किस चीज का निर्माण करेगा आपका, Mg2+ का निर्माण करेगा। है बात समझ में। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है ना, जैसे हमारे पास क्या है, Mg है। ठीक है, हमारे पास क्या है, Mg है, और Mg की अभिक्रिया हमने Cl से करवाई। ठीक है, यहां से समझना, तो अगर हमने Mg की अभिक्रिया Cl से करवाई तो हमारे पास क्या बनता है, MgCl2 बनता है। बनता है या नहीं बनता है, MgCl2 बनता है। लेकिन अगर हमने Na की अभिक्रिया Cl से कराई तो यहाँ पे क्या बनता है, NaCl बनता है, ना कि NaCl2 बनता है। बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि भाई यहाँ तो MgCl2 बन गया, यहाँ MgCl बन गया, तो ऐसा क्यों हुआ। देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इनकी यहां से समझ सकते हैं आप, संयोजकता के कारण हुआ। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है आपका, डोनेट करता है, वो क्या कहलाती है, धातुओं की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, धातुओं की संयोजकता कहलाती है। अब क्योंकि क्या है आपका,
सोडियम के पास केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, और क्लोरीन को इसीलिए क्या कर सकता है, केवल एक क्लोरीन को ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे NaCl2 नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है आपका NaCl2 नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है आपका NaCl बनता है। क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि सोडियम के पास केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन केवल एक ही क्लोरीन को दे सकता है। अब इसी प्रकार से आप आ जाइए दूसरा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप आ जाइए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के Cl2 क्यों बना, क्योंकि मैग्नीशियम के पास कितने हैं आपके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों को 2 Cl को दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका MgCl2 बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है आपका NaCl बनता है। अभी जब हम अधातुओं के आयंस को समझ लेंगे, फिर आपकी समझ में और अच्छे से आएगा, फिर मैं आपको एक बार दोबारा इसको समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं। अब आते हैं हम अधातुओं के, किस पे आते हैं हम आपके अधातुओं के आयन पे, ठीक है। तो हमने पहली चीज क्या लिखी, जो अधातुओं के आयन होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, वैद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब वैद्युत ऋणात्मक का अर्थ होने का अर्थ क्या हुआ आपका, ठीक है, कि जो ये क्या होते हैं आपके ऋणात्मक आवेशों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक क्या है अधातु ले लेते हैं हम, फ्लोरीन, है ना। एक अधातु ले ली, जैसे हमने आपकी क्या ले ली, एक अधातु फ्लोरीन ले ली। क्या ली हमने, एक अधातु फ्लोरीन ले ली। तो अब देखिए फ्लोरीन का कितना होता है आपका परमाणु क्रमांक, कितना होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, कितना होता है आपका फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। कितना होता है आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 9 होता है आपका। तो अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 2, ठीक है। अब अगले में कितने आने चाहिए आपके, 8 आने चाहिए। लेकिन अगर आप 8 कर दोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, जबकि फ्लोरीन के पास केवल और केवल कितना होता है आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 होता है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी जो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। तो कितना हो गया आपका, 7 और 2 9 हो गया। अब देखिए फिर वही चीज आती है कि जो भी क्या होती है आपकी धातु या अधातु या कोई भी चीज होती है, वो कहाँ जाती है आपके स्थायित्व की तरफ जाती है। और धातुओं या किसी भी तत्व के लिए स्थायित्व का अर्थ क्या है कि उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है आपका 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको क्या कर सकता है, या तो 8 हो या 2 हो, है ना। 2 मुख्यतः आपका हीलियम और हाइड्रोजन के लिए आता है, बाकी सबके लिए 8 आता है। अब देखिए अगर यहाँ पे आप सोचेंगे कि 2, तो 2 करने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे, इन 7 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा आपका कठिन कार्य होगा। इससे आसान काम क्या होगा इसके लिए कि ये क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है। ये क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रहण कर ले, ठीक है। इसके लिए देखिए आसान काम क्या होगा कि ये क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके ये ले ले, ठीक है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसमें फ्लोरीन में टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 2 और 8, यानी कितना हो गया इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी जो उसका अंतिम कोष था, उस अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अब आपके, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी इसने क्या कर लिया आपका स्थायित्व प्राप्त कर लिया। अब देखिए क्योंकि इसके पास ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद का नहीं है, बल्कि क्या है उधार का है। तो जब आप किसी चीज से किसी व्यक्ति से उधार लेते हो तो आपके पास कैसे आता है, ऋण चढ़ता है ना। क्या होता है आपके पास, ऋण आता है ना। आपको होता है कि मैंने उस व्यक्ति को पैसे देने हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका फ्लोरीन होता है, तो ये फ्लोरीन ने कैसे बनाएगा आपका ऋणात्मक आयन बनाएगा। कैसे बनाएगा आपका, F माइनस बनाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस का है, ठीक है। क्यों भाई, जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है, तो जैसे आप भी किसी से पैसा लेते हो, आपके पास क्या हो गया, उधार हो गया ना। जैसे आप बैंक से लोन जाने जाते हो तो क्या बोलते हो, भाई ऋण लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या लिया, दूसरे से ले रखा, तो इसलिए इसके ऊपर क्या गया आपका ऋणात्मक आवेश बन गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो यहां से क्या समझ में आया आपका, वैद्युत ऋणात्मक प्रकृति का होने का अर्थ क्या हुआ आपका, अर्थात क्या करती है, जो अधातुएं होती है उनकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। क्या होती है आपकी, अधातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। पहली बात आपकी समझ में आएगी कि अधातुओं की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और यहाँ से आपको ये भी देखने को पता चला कि जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं कैसे आयनों का निर्माण करती हैं, अधातुएं कैसे आयनों का निर्माण करती है, अधातुएं ठीक है, क्या ऋणात्मक आयनों का निर्माण करती है, ठीक है। क्या कहा, अधातुएं ऋणात्मक आयनों का निर्माण करती है। ये तो दूसरी बात आई आपकी समझ में, अधातुएं क्या करते हैं, आपके ऋणात्मक आयनों का निर्माण करती है। अब जो ये आपके ऋणात्मक आयन होते हैं, इन आयनों को क्या कहा जाता है, आपका एनायन कहा जाता है, ठीक है। आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि अधातुएं कैटायन एनायन का निर्माण करती हैं, या
कार्बोकैटायन का निर्माण करती है। इस प्रकार से पूछ लेता है। तो जो अधातुएं होती हैं आपकी, अधातुएं क्या करती हैं आपका एनायन का निर्माण करती हैं। क्या कहा, अधातुएं एनायन का निर्माण करती हैं, एनायन का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं आपकी अधातुएं एनायन का निर्माण करती है। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आप हमने क्या ले लिया आपका क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगला क्या आता है हमारे पास, क्लोरीन आता है आपका। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, अगला क्लोरीन आता है। जैसा अगला क्या होगा क्लोरीन। तो जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक या परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है आपका 17 होता है। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 8 और 7, 8 और 2 10 और 7 17 हो गया। तो अब फिर वही बात, क्योंकि इस क्लोरीन को क्या करना है, स्थायित्व तो प्राप्त करना है, तो इसको कितना करना है, अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको सबसे अच्छा क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार ले ले। क्या कर ले, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले ले। तो जब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 1 8 हो जाएगा, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा आपका 2 8 8। तो यानी क्लोरीन ने यहाँ पे आपका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या हो जाएगा आपके पास Cl माइनस हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जैसे हमारा क्या था आपका नाइट्रोजन आता है। ठीक है, अगली चीज का तो ठीक है, अगला क्या था हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन का ले लेते हैं एक एग्जांपल हमारा। ठीक है, तो जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है हमारे पास, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, कितना होता है आपका 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है आपका 7 होता है। यानी पहले में 2 आएंगे, अगले में कितने आएंगे आपके 5 आएंगे। ठीक है, अगले में कितने आएंगे आपके 5 आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, इस नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा आपका, किसी दूसरे तत्व से क्या करेगा, ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 यानी 2 8। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा उस पर कितने ऋणावेश आएंगे, 3 ऋणावेश आ जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर। ये बात आई आपकी समझ में, ठीक है, क्या है आपकी समझ में कि ये क्या बना लेंगे आपका 3 ऋणावेश आ जाएंगे। अब समझिए जो बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम के पास चलो सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम था, सोडियम के अंतिम कोष में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था कितना था आपका 2 8 और क्या था आपका 1 था। अब क्लोरीन आई है, ठीक है। अब जैसे हमने क्लोरीन लिया था, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था तो कितना था हमारे पास, ठीक है 2 8 और कितना था आपका 7 था। कितना था 2 8 7, है ना। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है 2 8 1 2 8 7। अब देखिए क्या है आपका, इस क्लोरीन को इस सोडियम को क्या चाहिए, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना है, और इस क्लोरीन को क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो यहाँ पे ये एक सोडियम केवल एक ही क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि इसके अंतिम कोष में क्या है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन भी क्या कर पाएगा एक ही इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। तो इसलिए क्या हुआ आपका सोडियम भी एक आया, क्लोरीन भी एक आया, तो क्या बन जाएगा आपका NaCl बनेगा। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन की बात करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है आपका 2 8 और 2 होता है, ठीक है ना। यानी इसके अंतिम कोष में कितने आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आइए, ठीक है, फिर वही क्लोरीन आ गया आपका, क्लोरीन का कितना होता है आपका 2 8 और 7 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आपका मैग्नीशियम और क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है नीचे, एक मिनट मैं चेक कर लूं, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, जब ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन को केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों दे सकता है भाई, जैसे इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद ये और ज्यादा नहीं लेगा। इस प्रकार से समझिए, जैसे कि क्या है आपका घर, आपका आपने खाना खाया, ठीक है, और आपने खूब छक्के खा ले और आपका पेट पूरा भर गया, आप थोड़ा से भी खाओगे आपको क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। तो अब आप उससे ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि आपके पेट में जगह ही नहीं। तो वैसे ही जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन को केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देना तो ये 2 चाहता है, ठीक है, जैसे आप खाना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपका पेट भरा हुआ, लेकिन आप खा नहीं पाओगे, आप ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या है, ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन को देना तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन इसका पेट पहले से ही भरा हुआ है। तो ये मैग्नीशियम क्या कर पाता है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो यहाँ से अब इस मैग्नीशियम के पास अभी भी क्या बचा हुआ आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो ये वाला क्लोरीन का तो क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितना हो गया आपके 8 हो गए। लेकिन इसका इस वाले क्लोरीन का तो क्या हो गया आपका अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन जो ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के पास अभी भी क्या बचा हुआ आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, इसका अष्टक अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, आपके दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ
अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, जब दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी किसको दे देगा, इस दूसरे क्लोरीन के एटम को दे देगा। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो कहाँ, इसको दे देगा। तो ये भी कितना हो गया आपका 7 और 1 8 हो गया। अब इसके भी कितना हो गया आपके, इसमें 2 थे, दोनों के दोनों इसने दे दिए, एक इस वाले क्लोरीन को दे दिया, एक इस वाले क्लोरीन को दे दिया। तो अब आपको देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम का आपका एक ही था और क्लोरीन के कितने एटम आए आपके, 2 आए। तो इसलिए जो यहाँ पे आपका बनता है वो क्या बनता है आपका MgCl2 बनता है। तो जो आपका कहीं पे केवल एक Cl आ रहा है, कहीं पे 2 Cl आ रहा है, कहीं पे 3 Cl आ रहा है, ये किस पर निर्भर करता है, आपकी उनकी संयोजकता यानी जो उनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है जिन्हें वो देना या लेना चाहते हैं। तो ये पहली बात आपकी समझ में आई। ठीक है, तो आयनों की प्रकृति क्या हुई आपकी। ठीक है, जो धातुएं होती हैं उनकी क्या होती है आपकी वैद्युत धनात्मक प्रकृति होती है। वैद्युत धनात्मक प्रकृति होने का क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो जो धातुओं के आयन होते हैं वो कैसे होता है आपके धनात्मक आयन बनते हैं, और धनात्मक आयन को हम क्या कहते हैं आपका कैटायन कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो कि जो आपकी धातुएं होती है वो कैसे बनाती है आपका कैटायन बनाती है। ठीक है, जो अधातुएं होती है वो क्या होती है आपकी वैद्युत ऋणात्मक होती है। प्रकृति में कैसी होती है धातुएं आपकी वैद्युत ऋणात्मक होती है, और जो वैद्युत ठीक है कैसे होती है आपकी वैद्युत ऋणात्मक होती है। और वैद्युत ऋणात्मक अर्थ होने के क्या है कि ये क्या करती है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अधातुएं क्या करती हैं आपका ऋणात्मक आयन का निर्माण करती है, और ऋणात्मक आयन बनाने का अर्थ क्या हुआ कि वो क्या करती हैं आपके एनायंस का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं धातुएं आपके एनायंस का निर्माण करती हैं। और ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं आज के लिए हम धातुओं की आयनों की प्रकृति देख ली हमने, धातु तथा अधातु के आयनों की प्रकृति। अब हम जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम तो क्या देखेंगे जो आपका क्या होता है। ठीक है, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस चीज का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या जो आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में है, और उनके साथ शेयर करिए। साथ ही साथ उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।